तो हमारे एक लिसनर ने हमें एक बिजनेस प्लान भेजा है, नाम है नोवा एनएफटी वर्ल्ड, और साथ में कुछ रिसर्च पेपर्स और आर्टिकल्स भी हैं। आज का सीन ये है कि 2026 चल रहा है और एनएफटी का मतलब अब बंदरों की महंगी तस्वीरों से कहीं आगे निकल चुका है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नोवा एनएफटी वर्ल्ड का जो प्लान है ये कितना दमदार है। क्या इसमें सच में कोई नई बात है या ये वही पुरानी कहानी है जिसे नए कवर में लपेटा जा रहा है, खासकर तब जब हमने हाल ही में एनएफटी पेरिस 2026 जैसे बड़े इवेंट को कैंसिल होते देखा है। बिल्कुल। हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि एनएफटी मार्केट का वो जो सट्टेबाजी वाला दौर था, वो वाइल्ड वेस्ट वाला माहौल अब ठंडा पड़ चुका है। एनएफटी पेरिस के आयोजकों ने तो खुद माना कि मार्केट में गिरावट और बढ़ते खर्चों की वजह से इवेंट करना मुमकिन नहीं था। मतलब साफ है, अब सारा खेल यूटिलिटी का है, यानी आपका एनएफटी असल दुनिया में करता क्या है। बिल्कुल, ये वेब 3 का एक तरह से बड़ा होना है। अब वो बचकाने दौर से निकलकर ये समझ आ रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट सिर्फ हाइप पर चल रहा है तो वो नहीं टिकेगा। आज सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या कोई एनएफटी असल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कोई असली वैल्यू देता है। और नोवा एनएफटी वर्ल्ड का पूरा बिजनेस प्लान इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लान में सबसे पहले एक बड़ी लाइन लिखी है, यह सिर्फ एक मार्केट प्लेस नहीं बल्कि एक पूरी डिजिटल एसेट इकोनॉमी है। सुनने में तो बहुत भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है? इसका असली मतलब समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। अच्छा। अभी तक ज्यादातर एनएफटीज एक पेंटिंग की तरह थे जो दीवार पर टंगी है। आप बस उम्मीद करते हैं कि इसकी कीमत बढ़ेगी, पर यह खुद कुछ करता नहीं है। नोवा का लक्ष्य इन एनएफटीज को एक किराए की दुकान में बदलना है। किराए की दुकान? हाँ, ये दुकान सिर्फ अपनी कीमत नहीं बढ़ाती बल्कि आपको हर महीने किराया भी देती है। यही प्रोडक्टिव डिजिटल एसेट का असली मतलब है, एक ऐसा एसेट जो खुद इनकम जनरेट करे। किराए की दुकान, ये बढ़िया एनालॉजी है। मतलब एसेट खुद काम पर लग गया है। पर सवाल वही है, करेंगे कैसे? प्लान में यूटिलिटी ड्रिवन एनएफटीज की बात की गई है। सच कहूं तो ये शब्द यूटिलिटी ड्रिवन मैंने हर दूसरे एनएफटी प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर में पढ़ा है। ज्यादातर तो बस खोखले वादे निकलते हैं। नोवा के प्लान में ऐसा क्या है जो इसे बाकियों से अलग करता है? सही पकड़ा। शब्द तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। फर्क उनके मॉडल के 3 हिस्सों में है जो मिलकर काम करते हैं। पहला है बिल्ट इन यूटिलिटी। एक मिनट, यहीं पर रोकूंगा। बिल्ट इन यूटिलिटी का क्या मतलब? क्या ये सिर्फ रोज कुछ टोकन देने जैसा है जो हमने पहले भी देखा है और जो अक्सर कुछ ही महीनों में फेल हो जाता है क्योंकि टोकन की वैल्यू ही खत्म हो जाती है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। यहाँ यूटिलिटी का मतलब सिर्फ रिवॉर्ड्स नहीं बल्कि सिस्टम में हिस्सेदारी भी है। हर नोवा एनएफटी का एक खास मकसद है। हो सकता है वो आपको रोज रिवॉर्ड्स दें या किसी खास कम्युनिटी या टूल का एक्सेस दें, या फिर सबसे जरूरी इकोसिस्टम के बड़े फैसलों में आपको वोटिंग का अधिकार दें। अच्छा, मतलब आप सिर्फ एक तस्वीर के मालिक नहीं हैं, आप उस पूरी डिजिटल इकोनॉमी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। ओके, मतलब एनएफटी अब सिर्फ दिखाने की चीज नहीं बल्कि कुछ करने की चीज बन रहा है। ये तो समझ आया। दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा है टियर बेस्ड सप्लाई। वो एनएफटीज को अलग अलग टियर्स में लॉन्च करते हैं, जैसे स्टार्टर, ग्रोथ और एलीट। हर टियर में एनएफटीज की संख्या लिमिटेड होती है। इससे क्या होता है? इसका डबल फायदा है। एक, लिमिटेड होने की वजह से डिमांड बनी रहती है, और दूसरा, स्टार्टर टियर की वजह से नए लोगों के लिए सिस्टम में घुसना आसान और सस्ता होता है। हर कोई सीधे 1 लाख रुपए का एनएफटी नहीं खरीद सकता। ये तो एक स्मार्ट मार्केटिंग और एंट्री स्ट्रैटेजी लगती है। और तीसरा हिस्सा मुझे लगता है वो भरोसे से जुड़ा है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी भी है। तीसरा है ऑटोमेटेड रिवॉर्ड सिस्टम। ये पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर चलता है। रिवॉर्ड्स कैसे बटेंगे, कब बटेंगे, ये सब पहले से कोड में लिखा हुआ है। जैसा कि उनके प्लान में लिखा है, यह मानवीय हस्तक्षेप को हटाता है और कोड के जरिए भरोसा बनाता है। मतलब किसी इंसान का कोई लेना देना नहीं, कोई फेवरेटिज्म नहीं। बिल्कुल, सब कुछ साफ साफ ब्लॉकचेन पर दिखता है। ठीक है, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है। ऑटोमेटेड रिवॉर्ड्स, भरोसा, हिस्सेदारी। लेकिन मेरा दिमाग बार बार एक ही सवाल पर अटक रहा है। अगर सिस्टम सबको रिवॉर्ड्स दे रहा है तो ये रिवॉर्ड्स आखिर आ कहां से रहे हैं? क्या ये सिर्फ नए लोगों के पैसे से पुराने लोगों को पेमेंट करने वाला मॉडल तो नहीं बन जाएगा, जिसे हम पॉन्जी स्कीम कहते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है, और अगर किसी प्रोजेक्ट के पास इसका साफ जवाब नहीं है तो उससे दूर रहना ही बेहतर है।
नोवा के प्लान के मुताबिक रेवेन्यू के कई सोर्स हैं। जब कोई नया एनएफटी मिंट करता है या अपग्रेड करता है तो उसकी फीस, ओके, मार्केट प्लेस पर होने वाले हर लेन देन पर एक छोटी सी फीस, प्रीमियम फीचर्स और पार्टनरशिप्स, ये सब मिलकर एक रेवेन्यू पूल बनाते हैं जिससे रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली गहराई एक और मैकेनिज्म में है। ओके, अब बात दिलचस्प हो रही है। हमारे पास जो एक एकेडमिक रिसर्च पेपर है, इवैल्यूएटिंग एंड मैनेजिंग टोकेनोमिक्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स, वो इसी प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। पेपर कहता है कि किसी भी डिजिटल इकोनॉमी की सबसे बड़ी चुनौती है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। अगर आप बस रिवॉर्ड्स बांटते रहेंगे तो धीरे धीरे उन रिवॉर्ड्स की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो इसका समाधान क्या है? पेपर एक कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड्स मॉडल सुझाता है। इसमें एक बहुत ही अनोखा आइडिया है। जब कोई यूजर अपने एनएफटी को बर्न करता है, मतलब उसे हमेशा के लिए सिस्टम से हटा देता है, तो इसे इकोसिस्टम के लिए एक योगदान माना जाता है। एक मिनट, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। मतलब मैं अपना महंगा एनएफटी जला दूं और इससे सिस्टम को फायदा होगा? ये तो ऐसा हुआ जैसे मैं अपनी गाड़ी स्क्रैप कर दूं ताकि सड़क पर ट्रैफिक कम हो जाए। इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बिल्कुल यही एनालॉजी है, और इसके बदले सिस्टम आपको इनाम देता है। अच्छा, क्योंकि जब आप अपना एनएफटी हटाते हैं तो बाजार में कुल एनएफटीज की संख्या कम हो जाती है। सप्लाई कम होने से बाकी बचे हुए एनएफटीज की वैल्यू बनी रहती है या बढ़ जाती है। ये पूरी डिजिटल इकोनॉमी को स्थिर रखने का एक तरीका है। अरे वाह! ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सेंट्रल बैंक बाजार से कैश वापस खींचता है ताकि महंगाई काबू में रहे। यहाँ हर यूजर जो अपना एनएफटी बर्न करता है, वो एक तरह से इस डिजिटल इकोनॉमी का सेंट्रल बैंकर बन जाता है। वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब कम्युनिटी ही सिस्टम की सेहत का ध्यान रख रही है। एग्जैक्टली। और इस योगदान के बदले में यूजर को एक खास कंपेंसेशन टोकन मिलता है जिसकी अपनी एक मार्केट वैल्यू होती है। तो आपका त्याग बेकार नहीं जाता। नोवा का मॉडल भी इसी तरह के एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक लॉजिक पर बना लगता है, जो सिर्फ हाइप पर नहीं बल्कि असली रेवेन्यू और इकोसिस्टम की सेहत पर चलता है। मतलब वो सिर्फ नए यूजर से पैसा लेकर पुराने यूजर्स को रिवॉर्ड नहीं दे रहे। नहीं, वो सिस्टम के अंदर वैल्यू बना रहे हैं और उसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनका इकोनॉमिक मॉडल कागज पर तो बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन इस दुनिया में सिर्फ अच्छी इकोनॉमी से काम नहीं चलता, लोग भी चाहिए। नोवा का प्लान कम्युनिटी से चलने वाली ग्रोथ और रिस्क कंट्रोल पर बहुत जोर देता है। लेकिन ये बातें तो उन प्रोजेक्ट्स ने भी की थी जो पूरी तरह फेल हुए। इसमें अलग क्या है? उनके वादों में, या यूं कहें कि वादे न करने में, उनके प्लान में एक लाइन साफ साफ लिखी है, कोई गारंटीड या अनरियल रिटर्न नहीं। ये एक बड़ा पॉइंट है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग फिल्टर है। जो लोग रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, वो इसे पढ़कर ही दूर हो जाएंगे। वे उन झूठे वादों से बच रहे हैं जिनकी वजह से पहले कई सिस्टम क्रैश हुए हैं। वो अटकलों को नहीं बल्कि असल भागीदारी को इनाम देना चाहते हैं। मतलब वो शॉर्ट टर्म गैम्बलर्स की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या बिल्डर्स को आकर्षित करना चाहते हैं। बिल्कुल। और जब वो कम्युनिटी को वोटिंग अधिकार देते हैं और उन्हें को बिल्डर्स कहते हैं, तो ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं लगता। ये एक मजबूत और भरोसेमंद सिस्टम बनाने के इरादे को दिखाता है। ये भरोसे वाली बात मुझे एक और मुद्दे पर ले आती है, ओनरशिप। हमारे पास जो दूसरा रिसर्च पेपर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन दी एनएफटी इकोसिस्टम, उसमें एक चौंकाने वाला सर्वे है। उसमें बताया गया है कि 68% एनएफटी क्रिएटर्स को गलतफहमी थी कि एनएफटी बेचने का मतलब कॉपीराइट बेचना भी है। अगर बनाने वालों को ही नहीं पता कि वो क्या बेच रहे हैं, तो खरीदने वालों का क्या हाल होगा? क्या नोवा इस कंफ्यूजन को दूर करता है? ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। जैसा कि उस पेपर में बताया गया है, जब आर्टिस्ट बीपल की एनएफटी $69 मिलियन में बिकी, तो खरीदने वाले को सिर्फ उस एनएफटी का मालिकाना हक मिला। आर्टवर्क का कॉपीराइट नहीं मिला। हाँ, कॉपीराइट आज भी बीपल के पास ही है। ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा और आम है। तो नोवा इस बारे में क्या कर रहा है? क्या उनके प्लान में कुछ साफ लिखा है? हालांकि प्लान में लाइसेंसिंग की बहुत ज्यादा कानूनी डिटेल्स नहीं है, लेकिन उनका पूरा मॉडल इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ही बनाया गया है। उनका फोकस यूटिलिटी और गवर्नेंस राइट्स पर है। आप यहाँ सिर्फ एक तस्वीर या जेपीजी नहीं खरीद रहे हैं। अच्छा। जब एक एनएफटी आपको वोटिंग का अधिकार देता है, या किसी सर्विस का एक्सेस पास बनता है, या रोज रिवॉर्ड्स देता है, तो ओनरशिप का मतलब अपने आप में बहुत साफ हो जाता है। आप एक फंक्शनल एसेट खरीद रहे हैं। आपकी ओनरशिप उस फंक्शन से जुड़ी है, न कि सिर्फ एक इमेज फाइल से। मतलब ये उस कानूनी स्पष्टता की ओर एक कदम है जिसकी बाजार को सख्त जरूरत है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर
ये प्लान आज की समस्याओं को तो ठीक से एड्रेस करता दिख रहा है, पर भविष्य का क्या? नोवा के फ्यूचर प्लान्स में मेटावर्स इंटीग्रेशन, रियल वर्ल्ड एसेट NFTs और AI पावर्ड यूटिलिटीज जैसी बड़ी बड़ी बातें शामिल हैं। क्या ये सब हकीकत से जुड़ा है या बस फैंसी शब्द हैं? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत से जुड़ा है। हमारे पास जो NASSCOM का आर्टिकल है NFT मार्केट प्लेसेस इन 2026, वो इन्हीं ट्रेंड्स की पुष्टि करता है। रियल वर्ल्ड एसेट यानी RWA टोकनाइजेशन आज के समय का सबसे बड़ा ट्रेंड है। RWA मतलब असली दुनिया की चीजों को NFT बनाना, जैसे घर, गाड़ी, सोना। हाँ बिल्कुल, इसका एक बड़ा उदाहरण भी है। सीमेंस ने 2025 में ही ब्लॉकचेन पर 300 मिलियन यूरो का बॉन्ड जारी किया था। अरे वाह! ये दिखाता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी अब इस टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। जब आपके घर के कागजात या किसी कंपनी के शेयर्स NFT के तौर पर होंगे तो उनकी खरीद बिक्री कितनी आसान और पारदर्शी हो जाएगी। नोवा का विजन इसी दिशा में है। और AI का भी जिक्र है, उसका क्या रोल होगा? आर्टिकल में AI पावर्ड NFTs और डायनामिक एसेट्स की बात की गई है। सोचिए एक ऐसा NFT जो किसी गेम में आपके खेलने के तरीके से सीखकर खुद को अपग्रेड करे, या एक ऐसा डिजिटल आर्ट जो मौसम के हिसाब से अपना रंग बदले। हाँ, नोवा का विजन पूरी तरह से मार्केट की मौजूदा दिशा के साथ है। वो हवा में तीर नहीं चला रहे, बल्कि एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो आज की हकीकत से जुड़ी है। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है। प्लान मजबूत है, इकोनॉमिक सोची समझी है, फ्यूचर विजन मार्केट के ट्रेंड्स के साथ है। तो फिर चुनौती क्या है? कहीं तो कोई मुश्किल होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब कुछ इतना ही आसान हो। बिल्कुल, और चुनौती एक नहीं बल्कि दो है। सबसे बड़ी चुनौती है एग्जीक्यूशन। कागज पर यह प्लान वाकई बहुत मजबूत और प्रैक्टिकल लगता है। इसने बाजार की पिछली गलतियों और एकेडमिक रिसर्च दोनों से सीखा है। लेकिन एक सेल्फ सस्टेनिंग NFT इकोसिस्टम बनाना एक बेहद नाजुक और मुश्किल काम है। ये एक रस्सी पर चलने जैसा है। मतलब? उन्हें अपनी इकोनॉमी को बहुत सावधानी से मैनेज करना होगा। जैसा कि हमने उस टोकेनॉमिक्स पेपर में देखा, रिवॉर्ड्स देने और NFTs बर्न करने के बीच सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जरा सी चूक हुई और पूरी इकोनॉमी डगमगा सकती है। और दूसरी चुनौती मुझे लगता है वो लोगों से जुड़ी होगी। एग्जैक्टली। दूसरी और शायद उससे भी बड़ी चुनौती है कम्युनिटी कल्चर। उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी बनानी होगी जो शॉर्ट टर्म मुनाफे की जगह लॉन्ग टर्म विजन में यकीन रखे, जो कि क्रिप्टो की दुनिया में मिलना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अगर ज्यादातर लोग सिर्फ जल्दी पैसा बनाने के लिए आएंगे तो वो सिस्टम पर दबाव डालेंगे और उसे अस्थिर कर देंगे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो सच में को बिल्डर्स की तरह हिस्सा लें, वोट करें और सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद करें। तो असली परीक्षा प्लान की नहीं, बल्कि उसे हकीकत में बदलने की और सही लोगों को साथ जोड़ने की है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि नोवा NFT वर्ल्ड का बिजनेस प्लान सिर्फ एक और NFT प्रोजेक्ट नहीं है। ये NFT की दुनिया के कड़वे अनुभवों से सीख कर बनाया गया एक गंभीर प्रयास लगता है। ये यूटिलिटी एक सस्टेनेबल इकोनॉमी और कम्युनिटी पर आधारित है, और शायद यही 2026 में सफलता के 3 सबसे बड़े मंत्र हैं। हाँ, ये उस दिशा में एक मजबूत कदम है जिधर पूरा NFT बाजार जा रहा है, अटकलों से हटकर असल उपयोगिता की ओर। इसका यूटिलिटी फर्स्ट डिजाइन, ऑटोमेटेड इनकम सिस्टम और हाइप की जगह असल भागीदारी को इनाम